नमस्कार। हमारे कार्यक्रम और भी हैं राहें में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, हम जिंदगी में कोई भी फैसला लेते हैं तो नफ़ा नुकसान तौलते हैं। हमारी ज़िंदगी निर्मित ही होती है हमारे लिए गए फैसलों से। कुछ फैसले हम बिल्कुल झटके में ले लेते हैं, लेकिन जब बात करियर की आए तो फ़ैसला लेना बहुत अहम हो जाता है, वो भी सही फ़ैसला लेना। सही फ़ैसला हम तभी ले सकते हैं जब हमें अनुभव हो, जो कि किसी किताब में नहीं मिलता। अनुभव के लिए हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एज एक्सपर्ट डॉक्टर खालिदा रहमान, जो लॉ डिपार्टमेंट झारखंड राय यूनिवर्सिटी की हेड हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर खालिदा जी। हमारे छात्रों को ये जानने की बहुत इच्छा रहती है कि लॉ के फील्ड में करियर की शुरुआत के लिए पहला कदम कैसे रखा जाए। देखिए, लॉ जो है दो पैरामीटर्स में होते हैं। लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन भी होता है लॉ, और +2 के बाद भी है जी। +2 के बाद जो है 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद 3 इयर्स का होता है। +2 के बाद जो बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो किसी भी फील्ड से वो एडमिशन ले सकते हैं। लाइक अगर आप साइंस में हो, कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो, किसी में भी हो आप, तो आप एडमिशन ले सकते हो। सेम पैटर्न आपका ग्रेजुएशन के बाद भी होता है कि आप किसी भी फील्ड से आप एडमिशन ले सकते हो। अब जब हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में अगर हम लोग जाते हैं तो सब स्टूडेंट्स जानते हैं कि फ़र्स्ट जो एग्ज़ाम्स होता है वो क्लैट का एग्ज़ाम होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि जिनका फॉर्म जो होता है दिसंबर में निकाला जाता है, और उसके एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो मार्च अप्रैल तक होते हैं, और जून में उनके रिज़ल्ट्स आ जाते हैं। अब इनका जो पैरामीटर होता है वो 3 पैरामीटर्स में ये एग्ज़ाम्स लेते हैं। लाइक ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शंस में होते हैं। लाइक ए सेक्शंस में क्वालिफाई के लिए एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, बी सेक्शन में जो होता है जिस तरह से मेंस होता है वैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, और सी में मुख्य परीक्षा होता है, और सी में जो होते हैं इंटरव्यू होता है। तो ये तीनों चीज़ों मुख्य में परीक्षा को पास करने के बाद साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। दूसरा होता है कि सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज स्लैट का एक एग्ज़ाम्स होता है जो सिर्फ सिम्बायोसिस के लिए ही वो है, वो विशेषता उसी के लिए ही है। और अभी जो 23 में एक है, 2023 में आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक BHUs और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़, JMI, जितनी भी हैं, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ को, जितनी भी स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़, इस साल ही ऐसे प्रवेश होंगे। बिल्कुल, इस साल ही। अभी जब हमारे जो नई पॉलिसीज़ जो चेंज हो रहे हैं उनमें ये पॉलिसीज़ डाली गई है कि अब जब जो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ामिनेशन में आएंगे तो इनके बारे में, इनको जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, जो ये नई शिक्षा नीति आई है उसने क्या क्या बदलाव लाए हैं कानूनी पढ़ाई में? देखिए, नई शिक्षा नीति अभी हमारे लिए अभी एप्लीकेबल नहीं है, लॉ में एप्लीकेबल नहीं हुई है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे लिखा है कि अभी जो भी कोर्सेज़ है सारे, जो आपके बैचलर्स इन BBA, MBAs, जो इस तरह के कोर्सेज़ हैं उनमें अभी एप्लीकेबल है। अभी लीगल फील्ड्स में ये एप्लीकेबल नहीं हुई है। तो क्या कुछ बदलाव की बात हुई है? हाँ, बदलाव की बात हुई है। जैसे कि अगर आप 1 साल के बाद, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के बाद आप लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं जी, तो आप 1 साल के मान लीजिए कि 1 साल आपने पढ़ाई की, उसके बाद हो सकता है किसी कारणवश आप नहीं कर पाए, वो गैपिंग जो पीरियड होता है, फिर आप छूट गया किसी कारणवश छूट जाता है, तो आप फिर कंटिन्यू कर सकते हैं 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। मतलब फर्स्ट ईयर क्या गैपिंग हो गया 2-3 साल का, फिर आप सेकेंड ईयर से आप स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, ये शिक्षा नीति में आई हुई है, ये चीज़ें आई हुई है शिक्षा नीति में। फिर से शुरुआत नहीं करनी होगी, आपने जहाँ से उसे छोड़ा है आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल, वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक नया बदलाव आया है। बिल्कुल, हाँ। कौन कौन से प्रतिष्ठित संस्थान हैं लॉ के हमारे देश में? देखिए, सबसे पहला तो मैं यही बोलूँगी NLU बैंगलोर, इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, बहुत अच्छा है, सबसे फर्स्ट रैंक में आता है। अच्छा। NLU बैंगलोर।
फिर जितने भी NLUs हैं ये सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ जितने भी आते हैं ये सब क्लैट के थ्रू होते हैं और ये सब टॉप मोस्ट कॉलेजेस में हैं। इसके अलावा आप आ सकते हैं सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज जो पुणे में है, निर्मा कॉलेज, एमिटी लॉ कॉलेज, लवली प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, ये सभी ये टॉप 15 रैंक्स के कॉलेजेस हैं। JMI जामिया मिलिया इस्लामिया ये टॉप 6 रैंक कॉलेज है। अच्छा, तो ये सारे टॉप मोस्ट कॉलेजेस में आते हैं। अच्छा, ये सब प्रतिष्ठित संस्थान है हमारे देश में। जी हाँ। इनका कुछ पाठ्यक्रम होगा, क्या पैटर्न है इनका? इनमें प्रवेश पाने के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए छात्रों को? देखिए लाइक क्लैट की जैसे मैंने बात की कि ये 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम्स होते हैं, इसी तरह सिम्बायोसिस लॉ का अगर आप एग्ज़ाम्स देने के लिए जाएं तो इनके 2 पैटर्न्स हैं। लाइक आप रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होता है। रिटन एग्जामिनेशन में सबसे पहले क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें जनरल जो लिखित परीक्षा होती है हाँ। उसमें वैकल्पिक रहते हैं प्रश्न। जी हाँ, जिसमें आप रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं और आप नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चन आ जाएंगे, संविधान के क्वेश्चंस आते हैं और थोड़ी बहुत प्रोसीजरल लॉ के आते हैं। प्रोसीजरल लॉ में लाइक IPC, CRPC, CPC ये सारे जो होते हैं, जो हम जैसे कि हम कोई कानून पढ़ने जा रहे हैं, कोई अगर हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, तो ये क्या कानून की पढ़ाई करने के बाद हम वकालत ही कर सकते हैं? ये वकील कौन होते हैं? देखिए, यहाँ हमेशा स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन आता है कि एडवोकेट, लॉयर और बैरिस्टर जी, इनमें क्या फ़र्क होता है? बच्चे पूछते रहते हैं, हम लोग से भी स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं। हम तो आज तक यही समझते थे कि एडवोकेट, बैरिस्टर और लॉयर एक ही होते हैं। नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंसेस है। लाइक बैरिस्टर्स और लॉयर जो होते हैं एक तरीके समझिए एक स्टूडेंट का जो पैरामीटर होता है। लाइक बैरिस्टर जो होंगे, अगर आप इंग्लैंड से पढ़ाई कर के आ रहे हैं, इंग्लैंड से, तो अच्छा। आप उस जो पढ़ाई करके आप आ रहे हो 3 साल की या 5 साल की जो भी डिग्री आप हासिल कर के लौट रहे हो, तो वो आप बैरिस्टर कहलाओगे। इंग्लैंड से पढ़ाई करके आ रहे हैं तो आप बैरिस्टर कहलाएंगे। जिन्होंने वहाँ डिग्री धारण किया है वो बैरिस्टर कहलाएंगे। लॉयर्स वो होते हैं जो इंडिया से उसी LLB डिग्री को लेते हैं। अगर लॉ की डिग्री को यहाँ इंडिया से अगर आप ले रहे हैं तो वो आप लॉयर कहलाएंगे। और एडवोकेट्स होते हैं जब आप दोनों डिग्री ले लिए हैं, ठीक है, आप बार काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन क्रॉस कर लिए हैं, आप पास कर लिए बार काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन, दोनों में से कोई भी एक डिग्री आप ले लिए। उसके बाद फिर क्या होता है कि बार काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन पास करनी होती है। अगर वो क्रॉस कर गए उसके बाद आप इनरोल्ड कहीं भी किसी भी बार में इनरोलमेंट के बाद आपको एडवोकेट के दर्जा अधिवक्ता बन जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, अधिवक्ता बन हमारे देश में ऐसा ही प्रोसीजर जी है। हाँ, बिल्कुल। तो मैम हमें ये बताइए कि पाठ्यक्रम क्या है? 12th के बाद बच्चों को कौन से पाठ्यक्रम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? 12th के बाद अगर स्टूडेंट अगर लॉ में इंटरेस्टेड है तो सबसे पहले उन्हें 11th या 12th से ही स्टार्ट कर थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान देना चाहिए। बच्चे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान देंगे तो मैं गारंटी करती हूँ 60% क्वेश्चंस उसी में से आते हैं। अच्छा, 60% प्रश्न संविधान से ही रहते हैं क्वेश्चन से। अंग्रेजी का बहुत बड़ा डर बना रहता है बच्चों के मन में। जी हाँ, बिल्कुल। तो उसको कैसे दूर करें? अब उस चीज़ को दूर करने के लिए बच्चों को क्या है कि अपने जो रोज़मर्रे जैसे कि आप न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़िए, मैगज़ीन्स वगैरह पढ़िए, तो वहाँ से आपको वोकैबुलरी या जो शब्दावली है वो सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर होगा। जी, तो ये इस तरह से वो पढ़ाई हाँ, इस तरह से वो पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति ने BA LLB किया है और LLB किया है, इन दोनों में क्या अंतर होता है BA LLB और LLB में? देखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों लॉ की डिग्री होती है। बस ये अंतर है कि BA LLB जो होता है 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिसमें हम बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री भी दे रहे हैं और बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री, मतलब डुअल डिग्री एक साथ बच्चों को। ऐसे नॉर्मली तो क्या होता है? 5 साल का हो जाता है। बिल्कुल, जी हाँ। बैचलर ऑफ आर्ट्स 3 साल के होते हैं, लेकिन अगर हम इंटीग्रेटेड में जाते हैं तो ये 5 years कोर्सेज होते हैं। अच्छा। और LLB की डिग्री 3 years होती है। और कोई भी ग्रेजुएशन करने के बाद आप लॉ की डिग्री
आप ले सकते अगर हैं। किसी ने कानून की पढ़ाई नहीं की है अपने स्नातक में, उसने किसी और विषय से स्नातक किया है, तो क्या वो व्यक्ति फिर से लॉ करना चाहे तो उसके लिए क्या है राहें? वो आराम से वो लॉ में एडमिशन ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सिर्फ ग्रेजुएशन, 55% मार्क्स, दैट्स इट। अच्छा, 55% मार्क्स होने चाहिए। हाँ, 55 से लेस मार्क्स नहीं होने चाहिए। 55% मार्क्स इस मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है, उतना तो होना चाहिए कम से कम। हमारे झारखंड में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्रतिष्ठित हैं लॉ के लिए? देखिए, हमारे झारखंड में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आप काके में है, एमिटी लॉ है, मैं जहाँ से हूँ झारखंड राय यूनिवर्सिटी ये है, साईनाथ यूनिवर्सिटी है, रांची यूनिवर्सिटी है, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में छोटा नागपुर लॉ कॉलेज जो सबसे पहले हमारे इन सब यूनिवर्सिटीज़ से सबसे पहले आता है। लॉ का जो कार्य क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक है, इसका दायरा काफ़ी व्यापक हो जाता है। तो अगर किसी छात्र को कानून की पढ़ाई करने के बाद इच्छा नहीं है वकालत करने की, तो उसके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस उपलब्ध हैं? देखिए, बहुत सारे करियर ऑप्शंस इन सब चीज़ों के लिए उपलब्ध है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता, बच्चों को ये नहीं पता है कि पहला जो है करियर ऑप्शन, जैसे कि स्टूडेंट अगर फाइनल ईयर में है तो हम सुप्रीम कोर्ट क्लरिकल एक एग्जामिनेशन आता है और असिस्टेंट रिसर्च प्रोग्राम आता है जी, जो कि आपका बहुत आसानी से बच्चों का उसमें हो सकता है, और ये बहुत ही कम बच्चों को ये सारी चीज़ों की जानकारी है। अगर इसमें ये बच्चे लेते हैं तो ये सबसे पहला मुझे लगता है कि अगर जो जुडिशरी या किसी और इन सब चीज़ों में जाना चाहते हैं तो ये इनसे अगर चूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब इनका जो पैरामीटर है, ये एग्जामिनेशन का पैरामीटर है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा फाइनल ईयर स्टूडेंट, फाइनल ईयर के बच्चे इसमें ले सकते हैं। लाइक अगर आप हमारे 6 सेमेस्टर्स के अगर ये होते हैं प्रोग्राम है हमारा, तो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स इसमें इसको फॉर्म फिल अप कर सकते हैं, 5th सेमेस्टर के नहीं कर सकते हैं। अच्छा, फाइनल सेमेस्टर्स के, और फाइनल सेमेस्टर वालों को ही अपियरिंग कैंडिडेट के तौर पे आप इसमें कर सकते हो। जुडिशरी की जो तैयारी होती है उसके लिए क्या पैटर्न फॉलो करना चाहिए बच्चों को? जुडिशरी की तैयारी के लिए देखिए, सबसे पहले इन्हें जो प्रोसीजरल लॉ है, जो मैंने अभी पहले भी आपसे बताया है कि प्रोसीजरल लॉ जो है आपका CRP, CPC, IPC, ठीक है, ये सारी चीज़ों की अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो पूरा इट्स लाइक अ लॉ के लिए वो इट्स लाइक अ होली बुक। यस, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लाइक अ होली बुक। तो उसे तो आपको एकदम अच्छे से हर एक पैरामीटर्स को, हर एक आर्टिकल्स को अच्छे से आपको याद रखना चाहिए। और अगर आप जैसे कि आप जिस क्षेत्र में हैं, हम झारखंड में हैं, ठीक है, तो यहाँ पे CNT एक्ट, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट है, यहाँ के जो स्पेसिफिक एक्ट्स है, ये आपको अच्छे से इनकी जानकारी होनी चाहिए। बिहार में है तो बिहार से रिलेटेड है, यूपी में है तो यूपी से रिलेटेड। कौन से राज्य ये परीक्षाओं को कंडक्ट कराते हैं? सारे राज्य इस परीक्षाओं को कंडक्ट कराते हैं, सारे स्टेट्स करवाते हैं अपने अपने। अच्छा, तो हमें हर राज्य के बारे में उनकी जानकारी ज़रूरी पड़ जाती है। देखिए, एक पैटर्न जो है वो कॉमन होता है जो कि सब स्टूडेंट्स को हर एक लेवल में पढ़ना है। बेसिक जो होता है, जुडिशरी के लिए 3 लेवल्स होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू होता है। प्री में होता है कि आपको बेसिक नॉलेज लॉ का पता है या नहीं, और ये जो होता है ये क्वालिफाइंग होता है। अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि जो हमने प्री में मार्क्स एक्वायर किया ये ऐड ऑन हो जाएगा मेंस में, ऐसा नहीं होता है। तो जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। फर्स्ट जो होते हैं प्री के जो एग्जाम्स होते हैं उसके मार्क्स नहीं, वो अब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? इसमें कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, बट बेसिक लेवल्स के ये क्वेश्चंस होते हैं। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बेसिक लेवल्स के क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, उसके बाद होती है मुख्य परीक्षा कैसी होती है, वैकल्पिक या लिखित होती है। अच्छा, उसमें उसमें केस लॉज ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनफैक्ट 98% ये भी क्वालिफाइंग है
नहीं, ये क्वालिफाई नहीं होता है। मेंस का जो मार्क्स होता है वो मेन मार्क्स होते हैं जो कि आप इंटरव्यू के लिए आप ऐड ऑन होता है। अच्छा, और उसके बाद मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू आप क्वालिफाई करते तो यू विल बी अ जज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फर्स्ट। ये एक हायरार्की उसमें होगी। हाँ। अच्छा, तो ये कानून कहते हैं कि हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है, तो कानून को एज अ सिलेबस कहा जा रहा था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि इसे बच्चों को भी छोटे तौर पे फर्स्ट स्टेज में थोड़ा सिखाना चाहिए। आपकी क्या राय है मैम इसमें? मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा कानून बच्चों को सिखाना चाहिए। लाइक अगर हम लोग जब +2 कर रहे थे तो हम लोग इकोनॉमिक्स से और ये पॉलिटिकल साइंस और इस तरह के जब हम लोग पढ़ते थे तो कुछ ना थोड़ा बहुत हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के 3-4 आर्टिकल्स हम लोग पढ़ लेते थे या सेक्शंस पढ़ते थे। लेकिन आज जो जनरेशन है जिन्हें इनके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ अवेयर होनी चाहिए। लाइक बेसिक हमें सिटीजन्स क्या है, दे डोंट मतलब उन्हें नहीं मालूम है कि सिटीज़न क्या होते हैं। इंडियन सिटीज़न, NRI सिटीजन्स में डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट्स को आप किसी भी बच्चों से पूछिएगा कि भाई इंडिया क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन है। अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने कहा था कि भारत, द नेम भारत, ही हैड गिवन द नेम भारत। तो ये भी चीज़ हमारे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह दिए गए हैं, आर्टिकल्स में मेंशन है कि आप हमारे जो है ये जो हमारे जो पिछले अमेंडमेंट्स थे उसमें आप निकाल करके देख सकते हैं कि वो सारी चीज़ें आप निकल करके आ जाएगी। इसीलिए हमारे देश में शायद लिखित कानून को तवज्जो दिया गया है। हाँ, लिखित कानून को तवज्जो देने का और क्या क्या कारण है? देखिए, रिटन जो है लिखित कानून के लिए लाइक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि अगर बच्चे अगर पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत सारे स्टेट मतलब बहुत सारे कंट्रीज से मिला करके ये हमारा एक बना है जी, ठीक है। लाइक US से है और भी है बहुत सारे स्टेट से, 5-6 स्टेट से मिलकर के हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बाइंड अप हुआ है। ये कई देशों से हमारे संविधान को लिया गया है। बहुत सारी चीज़ों को उसमें से लिया गया है। नाउ इस संविधान को धीरे धीरे ये इम्प्लीमेंट करने के लिए लाइक आप उन्हें अगर हम लिखित तौर पे अगर हम नहीं उस चीज़ को करेंगे तो फिर कोई भी चीज़ को हमारे यहाँ प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है विवाद की स्थिति में। लाइक अगर हम लिटिगेशन में जाते हैं, लिटिगेशन का मतलब है कि अगर हम कोर्ट में जाते बहस करते हैं तो वहाँ पे हमें दिखाना पड़ता है जज को कि हाँ ये सेक्शन है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही है। जब लिखित में नहीं रहेगी तो हम इस चीज़ को प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारा संविधान लचीला है या सख्त है? हमारा संविधान ना लचीला है ना सख्त है जी, हमारा संविधान है। तो और क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं आप करियर के क्षेत्र में, कानून के करियर के क्षेत्र में? कानून के हाँ, बच्चों को मैं ये बताना चाहती हूँ, देखिए जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि आप क्लरिकल एग्ज़ाम, सुप्रीम कोर्ट क्लरिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए आप अपेयर हो सकते हो। सेकेंडली आप क्लैट के एग्ज़ाम, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, क्लैट के एग्ज़ाम्स के लिए आप अपेयर हो सकते हो। उसमें क्लैट के जब हाईएस्ट स्कोर्स जो होते हैं लाइक टॉप 50 स्कोर्स होते हैं, वो आराम से PSU जितने भी होते हैं पब्लिक सेक्टर्स से, वो आपको इनटेक कर लेते हैं, आराम से ले लेते हैं। लाइक ऑयल गैस से ONGC, ये सारे आराम से आपको इनटेक। तो आपका क्लैट देने से 2 फ़ायदा होगा। लाइक अगर आप PSUs में नहीं जाना चाहते हो तो LLM कर लीजिए, अगर PSUs में जाना चाहते हो आप तो आपको इन सब में आप आराम से आपको मिल सकती है। सेकेंडली अगर आप अगर किसी बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो IBPS के एग्ज़ाम्स होते हैं जो बैंकिंग सेक्टर में होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, लॉ स्पेशलिस्ट के एग्ज़ाम्स होते हैं। लॉ स्पेशलिस्ट लाइक लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, जो हर एक बैंक में कम से कम 4 लीगल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती रहती है, ठीक है।
4 लीगल एक्सपर्ट, 4 लीगल, हाँ, हर एक बैंक में 4 लीगल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। बड़ा ही व्यापक दायरा है लॉ के फील्ड का। काफ़ी व्यापक है। एकेडमिक्स में इसका क्या, कहाँ तक दायरा है? देखिए, एज एन एकेडमिशियन मैं आपके सामने बैठी हूँ, ठीक है, एज अ लॉ, तो अगर एकेडमिक्स किसी को इस फील्ड में प्रोफेसर बनना है, कॉलेज में पढ़ाना है, तो उसे क्या करना चाहिए, कैसे कदम रखने चाहिए? देखिए, उसके लिए आप LLM करने के बाद नेट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। LLB करने के बाद LLB करने के बाद चाहे आप 5 साल का करो, चाहे आप 3 साल का करिए, LLB करने के बाद आपको नेट LLM करना है, PG पोस्ट ग्रेजुएट करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको नेट क्वालिफाई करना है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जी, जो कि आज के डेट में एक बेसिक क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जी। नेट क्वालिफाई, अगर ज़्यादा पढ़ना है तो फिर आप PhD के लिए आप जा सकते हैं। PhD के क्या अवसर हैं इसमें? PhD के लिए लाइक अगर नेट के बाद आपको जैसे कि आप असिस्टेंट से सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, बिकॉज इसमें भी हायरकी होती है, टीचिंग असिस्टेंट होते हैं, पहले आप टीचिंग असिस्टेंट में जाइएगा, लाइक नेट क्वालिफाई और सिर्फ LLM है तो आप टीचिंग असिस्टेंट में जाइएगा। अगर आप PhD करिएगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स में जाइएगा, और अगर आप इससे ज़्यादा लाइक आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तो आप एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर तक रैंक है, लेकिन एक्सपीरियंस मैटर फॉर दिस। ये सब एकेडमिक्स का हो गया, ये एकेडमिक्स का पैरामीटर है। और कॉर्पोरेट लॉ की क्या वैल्यू है? कॉर्पोरेट लॉ लाइक आप जैसे कि टैक्सेशंस लॉ के ऊपर में भी हम अगर चर्चा कर सकते हैं, लाइक अगर किसी स्टूडेंट को टैक्सेशन के ऊपर स्पेशलाइजेशन करना है जी, तो 6 मंथ एक टैक्सेशन का वो एक होता है, कोर्स होता है जो हर NLUs करवाते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन 6 मंथ टैक्सेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने एक टैक्सेशन लॉयर बन सकते हो आप। और एक सवाल था कि क्लैट 12वीं के बाद दिया जाता है, तो क्लैट की जो प्रवेश परीक्षा होती है वो ग्रेजुएशन यानी स्नातक के बाद भी एक क्लैट की परीक्षा होती है, उसके क्या पैटर्न होते हैं? उसके भी यही पैटर्न होते हैं, लाइक आप पहले प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। और इसके साल कितने साल का ये कोर्स होता है? देखिए, ये अगर PG कोर्स आप देखिएगा तो 2 साल के कोर्सेज होते हैं। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन जो होते हैं 2 साल के होते हैं, जिसमें ये स्नातक करने के बाद, हाँ, जो किसी और विषय से स्नातक कर चुके हैं लेकिन अब इच्छुक हैं कानून के विषय में करने से, तो अब कितने वर्ष का ये होगा लॉ उनका? 3 साल का होगा। 3 अच्छा। साल आपका ग्रेजुएशन और 3 साल का LLB। अच्छा, ये कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में आप बोल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हम इन जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें प्रवेश पा सकते हैं? बिल्कुल, क्लैट में अगर आप हाई रैंक लाइएगा तो फिर एकदम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में आपका इंटेक होगा। ये ग्रेजुएशन के बाद? ग्रेजुएशन के बाद, हाँ जी हाँ। अच्छा, तो क्या हमें कोई कोचिंग करना चाहिए इसके लिए? देखिए, अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी, मैं तो सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती हूँ, बिकॉज जो सेल्फ स्टडी में आप पढ़ सकते हो वो कोचिंग में नहीं हो सकता। मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, न मैं डिस्करेज कर रही हूँ जो कोचिंग में जा रहे हैं, बिकॉज कोचिंग में मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने देखा है, मैं खुद प्रिपरेशन, मैं जब स्टूडेंट थी, जब प्रिपरेशन करती थी, तो मैंने देखा है कि जब जो सेल्फ स्टडी से जो काम हो सकता है वो कोचिंग नहीं कर सकता है। सेल्फ स्टडी? यस, सेल्फ स्टडी यानी खुद से जो हम लोग पढ़ाई करते हैं। हाँ। लेकिन बहुत सारे बच्चों को एकाग्रता की कमी होती है, एकाग्रता कैसे बढ़ाएं? अब इसके लिए बच्चों को लाइक मोटिवेशनल क्लासेस तब फिर देना पड़ेगा, लाइक 1-2 मोटिवेशनल क्लासेस अगर ऐसे बच्चे हैं तो फिर आप हमारे छात्रों को, दर्शकों को मोटिवेशन कुछ दीजिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को, जो बच्चे देख रहे हैं, तो वो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखो, अगर आप लॉ करना चाहते तो पहले आप क्लियर रहो कि हाँ, सिलेबस देख लो सबसे पहले लॉ का, क्योंकि अगर 5 साल के लिए करना चाहते हो 34 सब्जेक्ट्स है, अब 34 34 कुल 34 पेपर्स है, तो 34 पेपर्स को आप देख लो। और अगर ग्रेजुएशन के बाद आप LLB करना चाहते हो तो पर सेमेस्टर 6 पेपर है, और टोटल हमारे 6 सेमेस्टर है, लाइक 36 पेपर्स है, टोटल 36 पेपर्स है ग्रेजुएशन के बाद। तो पहले मैं ये चाहूँगी बच्चों को कि पहले सिलेबस अच्छे से देख लो आप अगर उसको आप जस्टिफाई कर सकते हो, उसके ऊपर आप काम कर सकते हो, तो फिर आगे बढ़ो।
तो आपका कहना है कि बच्चों को विषय वस्तु को ठीक से देख लेना चाहिए बिल्कुल, पहले। हाँ। किसी भी चीज़ को शुरुआत करने से पहले हाँ। उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, बच्चे अगर यूपीएससी के लिए जाते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए जाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक प्राइम रोल प्ले करता है। इंडियन पॉलिटी जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा का पूरा संविधान है। हाँ, पूरा का पूरा संविधान है। इस संविधान की पढ़ाई बहुत ज़रूरी हो जाती है किसी भी फील्ड में। हाँ, तो मैं अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अगर स्टूडेंट्स के लिए अगर कुछ होता तो मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ही को डिवाइड करवा देती कि थोड़े थोड़े कॉन्स्टिट्यूशन क्लास 6 लेवल से 12 लेवल तक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना चाहिए। जी जी, छठी कक्षा से ही इसकी जानकारी बच्चों को मिलनी चाहिए। हाँ, ताकि वो इस हर बातों से अवगत रहें। हाँ, जी मैम। जी हाँ, इक्वालिटी, अब बच्चे जानते नहीं है राइट टू इक्वालिटी होता क्या है। जी बिल्कुल, समानता हमें बिल्कुल जानना चाहिए। हाँ। तो इंडियन पॉलिटी पे हमें बिल्कुल जोर देना चाहिए। जी हाँ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा डॉक्टर खालिदा जी। उम्मीद है आप सभी दर्शकों को डॉक्टर खालिदा के दिशा निर्देश से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होंगी। लॉ वाकई बहुत ही व्यापक कार्य क्षेत्र है, इसका दायरा काफ़ी व्यापक है और इस फील्ड में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो काफ़ी डाउट्स आपके आज क्लियर हो गए होंगे। हम आपके साथ फिर से मुलाकात करेंगे अपने इस कार्यक्रम में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।